हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 13 दिसंबर और जो आज के करंट अफेयर टॉपिक रहेंगे वो यहाँ से आप देख सकते हैं। जो पहला टॉपिक रहेगा जिसको हम पढ़ने वाले हैं, नीड टू रिस्ट्रक्चर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स रोल। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो रोल है आज के दिन में, उसको फिर से रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, फिर से डिफाइन करना चाहिए कि उसके कामकाज क्या होने चाहिए। ठीक है, ऐसा किसने कहा है? ये बोला है विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी। इनकी एक बुक आई है, फ्रॉम रूल बाय लॉ टू द रूल ऑफ लॉ। इस बुक में इन्होंने सजेस्ट किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उनके जो फंक्शन है वो क्या होने चाहिए। व्हाट इज़ द जुरिडिक्शन ऑफ डीएम एंड डीसी? डीएम और डीसी के जुरिडिक्शन क्या क्या होती हैं, पहले तो उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये हेड ऑफ लैंड एंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं किस चीज़ के? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के, है ना। एंड ओवरऑल सुपरविजन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड पुलिस मैटर, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, चीफ इंफॉर्मेशन एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर। तो इन सब डिपार्टमेंट्स के ये हेड रहते हैं। आर्म्स एक्ट में भी क्या है ना, कई लोगों को लाइसेंस वगैरह चाहिए होते हैं। हो गया मान लो कि किसी भी वेपन का लाइसेंस हो, तो उन वो भी ऑर्डर यहीं पे पास होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी भी समय पे आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है, जो भी उसके जुरिडिक्शन का एरिया होता है वहाँ पे। कब? जब भी कोई इमरजेंसी या क्राइसिस हो जाए, तो आर्म फोर्सेस का जो मूवमेंट है उसको डिप्लॉय करना, उसको ट्रिगर करना किसके हाथ में रहता है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में रहता है। ही इज़ द अथॉरिटी दैट इशू वेरियस काइंड ऑफ लाइसेंसेस। ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ लाइसेंस भी इन्हीं के द्वारा इशू किए जाते हैं, लाइक आर्म्स हो गया, एक्सप्लोजिव के लाइसेंस हो गया, सिनेमेटोग्राफी एक्ट हो गया। ये सब भी इन्हीं के द्वारा क्या करा जाता है? इशू किया जाता है। इन मैनी स्टेट, इट इज़ द कलेक्टर हु इज़ द ओवरऑल सुपरवाइजरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ जेल एंड रिमांड जुवेनाइल होम्स इन द डिस्ट्रिक्ट। तो कई डिस्ट्रिक्ट, कई स्टेट के अंदर जो कई डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर क्या होता है ना, कोई भी मान लो जेल हो गया, ठीक है, कोई भी जेल हो गया, उसका पूरा मैनेजमेंट, ठीक है, वहाँ का पूरी अथॉरिटी किसके हाथ में रहती है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में रहती है। ठीक है, वही डिसाइड करते हैं रिमांड और जुवेनाइल होम्स को कैसे चलाना है, जेल को कैसे चलाना है। तो पूरा मैनेजमेंट एक कलेक्टर के हाथ में रहता है उस समय पे। और इनके पास अथॉरिटी होती है क्या इशू करने की? डिटेंशन ऑर्डर इशू करने की, कस्टडी वारंट भी ये जारी कर सकते हैं अंडर स्पेशल सिक्योरिटी एंटी क्राइम लॉ। बताओ। नमकीन चावल बनाओ रहे हैं। हाँ, परांठे है वो लोई भी ले रखी है, कौन सी चीज़ खाना नमकीन चावल खा लो। खा लेगा वो सुबह बना। He is also the authority empowered to issue detention order, custody warrant under special security and anti-crime laws. What is the need to restructure the district collector's role? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल को रिस्ट्रक्चर करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें अभी सामने आ रही है? द इंडियन लीगल सिस्टम स्टिल हैज़ द रेमनेंट ऑफ कॉलोनियल अथॉरिटी डिस्पाइट हैविंग अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मॉडर्न लाइंस के ऊपर बनाया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमारा लीगल सिस्टम है ना, वो कॉलोनियल अथॉरिटी के ऊपर बेस चल रहा है। अभी भी जो पुराने समय पे जब अंग्रेज़ों ने भारत पे राज किया था, उस समय का जो आईपीसी है, ठीक है, इंडियन पीनल कोड, और ये सब उसी के समय पे चलते आ रहे हैं। इनके अंदर कुछ खासा बदलाव नहीं हुआ, तो ये भी इनको सही करने की अभी ज़रूरत सामने आ रही है। द नेम ऑफ द पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द कंट्री विच क्रिएट कन्फ्यूजन रिलेटेड टू इट्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट है, ठीक है, उसको कंट्री में कई जगह देखो, हर एक जगह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, तो उनका जो रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिफरेंट डिफरेंट रहती है हर एक जगह के अनुसार में। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट है वो किसके अंडर में आती है? ऑल इंडिया सर्विस के अंडर में आती है। तो इसलिए जैसे उसका नेम हर एक जगह पे सेम है, और उसका काम भी सेम ही होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा बोला गया है। आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। तो जो पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट है ना, पब्लिक सर्विसेज जितनी भी है, उनको आपको है ना जुडिशरी को अलग करना चाहिए एग्जीक्यूटिव से। मतलब एक डीएम को आपको क्या है ना, जुडिशरी की पावर नहीं देनी चाहिए। जो जुडिशरी की पावर है वो एक कोर्ट या फिर जज के पास ही होनी चाहिए, है ना कि एक डीएम के पास में है। यहाँ पे ऐसा बोला गया है। कंक्लूजन की बात करें तो जो 15th रिपोर्ट ऑफ सेकंड एआरसी है ना, सेकंड एआरसी की जो 15th रिपोर्ट आई थी,
वहाँ पे क्या बात की गई थी कि इट इज़ नाउ वाइटल टू रिवैल्यूएट एंड रीडिफाइन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनिसिपल बॉडीज़। देखो, पीआरआई आ गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आ गया और म्यूनिसिपल बॉडीज़ आ गई। तो जो इनके लायक काम है ना, जो इनकी जुडिक्शन में काम है, वो ये दोनों ही करेंगी, ना कि कोई और करेगा। तो उस चीज़ को सही रूप से चलाने के लिए क्या है ना, इनको जो पावर है, ये अपनी पावर अपने हिसाब से प्रॉपरली यूज़ कर सके। इस वजह से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अपने उसके जो खुद के जो काम-काज है, उनके अंदर उसको बदलाव करना पड़ेगा, ताकि वो पीआरआई के काम में और म्युनिसिपल बॉडीज़ के काम के अंदर किसी भी तरह की टाँग-वाँग ना अड़ा सके। ऑल ऑफ दिस रिक्वायर एन एंटायर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो अगर इन सबको आपको सही से करना है, तो आपको पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग है, ठीक है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको पूरा दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ताकि जो जिसके काम जिम्मे लगाया जाए वो पूरा अच्छे से हो सके। ठीक है, जो लेवल ऑफ पावर है ना, वो एक तरह से समान रूप से सबको मिलना चाहिए। जो जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का है, जो पंचायती राज का जो काम है वो अपने हिसाब से अपना कर सके, म्यूनसिपल बॉडीज़ अपना काम देख सके, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो अपना काम अपने हिसाब से देख सके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। तो ये स्कीम किसके अंडर में आती है? ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट इंडिया के अंडर में काम करता है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो अभी रिसेंटली है ना, कुछ इंडियंस को अब्रॉड भेजा गया है, विदेश भेजा गया है हायर स्टडी के लिए। कौन सी स्कीम के अंडर में वो गए हैं? वो गए हैं नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर में गए हैं। मतलब उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई थी, जिसके बेस पे वो वहाँ पे जाके अच्छे से पढ़ सके। मतलब उनका जितना भी पढ़ाई लिखाई रहने का जो खर्चा है, वो कौन उठाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। पूरा का पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी, क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके खर्चा उठाती। अब ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो मतलब पूरा का पूरा खर्चा किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। यहाँ पे बट एक लिमिटेशन है कि इस स्कीम का कौन फ़ायदा उठा सकते हैं? सिर्फ जिनकी इनकम काफ़ी कम है, जिन स्टूडेंट्स की फैमिली की इनकम काफ़ी कम है, या फिर वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब से क्या रखते हो, मतलब वहाँ से हो, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर से हो, ट्रेडिशनल आर्टिसंस की कैटेगरी से हो। तो उनको हायर एजुकेशन ऑब्टेन कौन करवाएगी? उनको हायर एजुकेशन कौन प्रोवाइड कराएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, जिससे वो विदेश में जाके अपने मास्टर्स की डिग्री और पीएचडी के कोर्सेज वो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट से अपना पूरी कर सके। हर साल 125 ऐसी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी, जिनका पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। रिजर्वेशन की बात करें तो 30% सीट रिजर्व की गई है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसके अंदर आपको 60% मार्क्स, 60% मार्क्स आपको इक्विवेलेंट ग्रेड में लेने पड़ेंगे। ठीक है, कि कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप इस स्कीम के अंडर में क्वालिफाई हो पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। ठीक है, सार्क कंट्रीज़ में कौन कौन सी आती है? सार्क क्या है? एक साउथ एशियन कंट्रीज़ का ग्रुप है, जो कि रीजनल कोऑपरेशन के लिए काम करता है। मतलब कि एक मिनट में दिखा देता हूँ, जो काम करता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया। जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो जो लोग रहते हैं, उनके वेलफेयर के लिए ये सारी कंट्रियाँ एकजुट होकर काम करती हैं, ताकि उनकी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको एनहेंस किया जाए, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को सही किया जाए, तो इससे उनका गुजर बसर हो सके। सार्क का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था सार्क चार्टर से ढाका के अंदर 8 दिसंबर 1985 में। इसके अंदर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सेक्रेटरीट कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल के अंदर। अब पढ़ते हैं इस स्कीम के बारे में। क्या है ना, रिसेंटली जो आरबीआई है, इसने एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ में? मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ में, एमएमए के साथ में।
अब एमएमए क्या है? जैसे इंडिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कौन चलाता है? आरबीआई चलाता है, ठीक है? मतलब जो हमारा यहाँ का जो सर्वोच्च बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो देश की करेंसी का हिसाब रखता है, ठीक है? वैसे ही जो मालदीव्स के अंदर वहाँ की जो मॉनेटरी पॉलिसी को कौन देखता है? एमएमए देखता है, मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है? तो इन दोनों ने एग्रीमेंट किया है जिसके अंदर 200 मिलियन करेंसी यूएस डॉलर्स का स्वैप होगा, मतलब अदला बदली होगी। द वर्ड स्वैप मीन्स एक्सचेंज। ए करेंसी स्वैप बिटवीन द टू कंट्रीज इज एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज करेंसी विद प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन। किन किन कंडीशन पे होगा ये पहले ही डिटरमाइन होती हैं, पहले ही मतलब इनके जितने भी वो पहले ही जितनी भी कंडीशंस है, टर्म एंड कंडीशन है, वो एडवांस में सेट रहती हैं। इस वजह से मार्केट के ऊपर इसका कुछ ज़्यादा असर नहीं होता। और क्या होता है ना, एक कंट्री देखो, जो ये सार्क कंट्री है ना, इन्होंने 2012 के अंदर ये करेंसी स्वैप का क्या करा था, एग्रीमेंट लेके आए थे, स्कीम लेके आए थे, जिसके अंदर कोई भी कंट्री 2 बिलियन डॉलर, ठीक है, 2 बिलियन डॉलर तक का करेंसी स्वैप कर सकती है आपस के अंदर। इसीलिए भारत ने 200 बिलियन का इनके साथ में साइन कर लिया कि हम आपके साथ 200 बिलियन यूएस डॉलर का करेंसी स्वैप कर लेंगे। और 2020 के अंदर देखा था आपने, श्रीलंका के साथ में 400 मिलियन डॉलर का स्वैप किया था। मतलब अभी भी हम कितने का कर सकते हैं? 1600 मिलियन डॉलर का स्वैप अभी भी हम कर सकते हैं, क्योंकि 2 बिलियन की लिमिट हमने अभी क्रॉस नहीं की। और एक्सचेंज का मतलब क्या है ना, कि मान लो किसी भी कंट्री को, ये मालदीव्स है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, इसको 200 मिलियन का इसके साथ में अभी कर रहे हैं, क्योंकि इनको 200 मिलियन यूएस डॉलर की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो हमारे पास एक्सेस में पड़े, हम इनको दे देंगे वो, ठीक है, कि आप लो, ले लो भाई, और अपना काम काज चलाओ, ठीक है ना। तो ऐसा करके जिस भी कंट्री को ज़रूरत है और जिसके पास जो देने लायक है वो दे सकते हैं। और इनकी जो टर्म एंड कंडीशन रहती है वो पहले से ही डिसाइड रहती है, तो किसी भी कंट्री को ज़्यादा लॉस नहीं होता, जिससे वो कंट्री अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको मेंटेन कर सके और उस देश के अंदर किसी भी तरह का क्राइसिस ना आ पाए। तो इस वजह से करेंसी का एक्सचेंज किया जाता है। व्हाट इज़ आरबीआईज फ्रेमवर्क फॉर स्वैप फैसिलिटी फॉर सार्क? सार्क करेंसी स्वैप फैसिलिटी कब आई थी? 15 नवंबर 2012 को, मैंने जैसे बताया था, ठीक है। और इसके अंदर 2 बिलियन यूएस डॉलर तक का आप मैक्सिमम स्वैप कर सकते हैं। और ये नहीं है कि बस आप इसमें डॉलर का ही स्वैप करें कि दूसरी कंट्री को डॉलर ही दे रहे हैं, नहीं। उसको आप डॉलर दे सकते हो, यूरो दे सकते हो, इंडियन रुपी दे सकते हो। इन तीनों में से जिसकी भी ज़रूरत है उसके साथ में उस चीज़ का स्वैप भी कर सकते हो और उनसे खुद भी ले सकते हो। तो ये सब इसके अंदर बताया है। अब बात करते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है, एयर ब्रीथिंग इंजन, ठीक है ना। एयर ब्रीथिंग इंजन, इसके अंदर देखते हैं क्या है। रिसेंटली जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अपना सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया, क्या, एक टेस्ट कर लिया, जिसके अंदर स्क्रैमजेट इंजन है ना, स्क्रैमजेट इंजन का सक्सेसफुली टेस्ट इन्होंने कंडक्ट कर लिया, जो कि एयर ब्रीथिंग इंजन है। और इंडिया अब बन गई ऐसी चौथी कंट्री जिन्होंने इसकी फ़्लाइट टेस्टिंग कर ली है। व्हाट इज़ एयर ब्रीथिंग इंजन? एयर ब्रीथिंग इंजन इज एन इंजन दैट टेक एयर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन ऑर्डर टू बर्न द फ्यूल। अब यहाँ पे बात करते हैं कैसे। अब मान लो कई जो होते हैं, अब कोई जहाज है, ठीक है, उसका इंजन है, मेरी बहुत गंदी ड्राइंग है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये हमने जहाज़ मान लिया, इसका ये फिन है, और ये जहाज़ से बड़ा इसका इंजन है, ठीक है ना। अब इंजन में जैसे ही जहाज़ आगे मूव करेगा, ठीक है, और जो हवा है वो ऐसे पुश होएगी, इसकी साइड में होगा, अपोजिट होगी, जिस साइड जहाज़ जा रहा होगा उसके अपोजिट में उसकी हवा चल रही होगी। तो ये हवा अपने आप इसके अंदर जाएगी, जिससे क्या है, इसके अंदर जितना भी जो फ्यूल है वो इग्नाइट होके किसी भी चीज़ से इग्नाइट होगा, और इधर से ऑक्सीजन जाएगी और वहाँ पे कंबशन होगा, और कंबशन से एनर्जी निकलेगी, और उससे वो इंजन और ज़्यादा तेज़ स्पीड से चलेगा। तो ये होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रैमजेट इंजन। और जो स्क्रैमजेट इंजन होता है, स्क्रैमजेट में क्या होता है, स्क्रैमजेट इंजन है ना, काफ़ी तेज़ स्पीड से चलते हैं। मतलब उनकी स्पीड क्या रहती है, 4 से 8 माह की स्पीड रहती है ना। अगर इतनी तेज़ स्पीड पे रहेंगे तो ज़्यादा हवा पास होगी, मतलब इसका रैमजेट इंजन का ये अपग्रेडेड वर्जन होता है। तो इसको बोलेंगे हम स्क्रैमजेट इंजन। और जो ड्यूअल मोड रैमजेट इंजन होता है उसका क्या मतलब है, मतलब इसके अंदर दोनों की क्वालिटीज़ हैं। कम स्पीड पे ये ऐसे काम करेगा और ज़्यादा स्पीड पे ये क्या हो जाएगा, स्क्रैमजेट वाली
जो भी हरकतें वो करने लग जाएगा। मतलब क्या है, उतनी जो पावर है वो निकालने लग जाएगा, सुपरसोनिक स्पीड से ये चलेगा। और ये सब था हमारा आज का टॉपिक जितना भी था। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।